जहाँ बेगम, नेहरू युवा केंद्र के मेरे कार्यकर्तागण, मुझे तो मंच पे भाषण देने आता नहीं, लेकिन मैं अपने बचपन से, चूंकि यहीं का रहने वाला हूँ, मधेपुरा के हर परिवेश को बदलते हुए देखा है। उसमें नेहरू युवा केंद्र की जो भूमिका रही है तब से और आज तक, और मुझे बेहद खुशी होती है कि जब पहली बार नेहरू युवा केंद्र का अकाउंट खुल रहा था तो उस समय बाय द वे मेरी पोस्टिंग मधेपुरा में थी और मैं मधेपुरा जिला के उन्नति के लिए, यहाँ के युवा वर्ग के लिए, ताकि इसका जो नेहरू युवा केंद्र का जो एम एंड ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ के जो हमारे यूथ हैं वो भरपूर लाभ उठा के और समाज को आगे बढ़ाने, जिला को आगे बढ़ाने, राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और इस तन मन धन से उस अकाउंट को खोला, उसे कैसे ऑपरेट किया जाएगा, जहाँ भी बाधाएं होती थी हम बोले हम कहीं रहिए, मेरा मोबाइल नंबर है, आप हमसे संपर्क करें। और बहुत ही अच्छा कॉपरेशन रहा, चाहे सुदूर देहात में भी कहीं हुआ और मुझे यदि बैंक से समय मिला तो मैं जरूर उपस्थित हुआ। हमारे मंचासीन और भी बहुत प्रबुद्ध नागरिक हैं, युवा तुर्क के हमारे अंकेश जी, स्वदेश जी, ये युवा तुर्क मेरे लिए हमेशा युवा तुर्क ही रहेंगे, क्योंकि जब ये लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय से वही इमेज मेरी नज़र में है। लेकिन इन लोगों का जो योगदान, समाज का उत्थान कैसे हो, किस माध्यम से हो, हर मंच पे ये लोग एक्टिव रहते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेके युवा वर्ग से आग्रह करेंगे कि आपका दायित्व सिर्फ यही नहीं समाप्त होता है। आप जहाँ भी रहते हैं, गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, वार्ड में रहते हैं, वहाँ आपका दायित्व होता है कि आपसे जूनियर या आपके समकक्ष जितने भी हैं उन लोगों को वो सारी बातें जरूर बताएं जिससे कि समाज का उत्थान होता है। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे स्कूल में शिक्षण किस प्रकार हो रहा है, सबसे मतलब रखना है, तभी समाज सुदृढ़ होता है। और हर व्यक्ति यदि सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाए तो कभी भी उस जगह का उत्थान नहीं होता है। तो ये यूथ का सबसे बड़ा दायित्व इस देश में है, हमारे जिले में ही नहीं पूरे देश में है, क्योंकि यूथ ही किसी भी देश का रीढ़ होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे मधेपुरा जिला के जितने भी यूथ हैं सबों ने हर विधा में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, समाज के निर्माण के लिए हमेशा तत्पर रहे। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी यही टेम्पो, यही उत्साह, यही पॉजिटिविटी बढ़ाते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद। हम आमंत्रित करते हैं बीएन मंडल विश्वविद्यालय के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अभय कुमार सर को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेहरू युवा केंद्र के जैसे ही एनएसएस कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में युवाओं और छात्रों के बीच काम करती है, उनके समन्वयक भी हम लोगों के बीच हैं। तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं जो वे नेहरू युवा केंद्र के युवाओं को संदेश दें, संबोधित करें। नेहरू युवा केंद्र द्वारा संचालित पड़ोस युवा सांसद जो केंद्र सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, उसके इस सत्र में हम मंच पर बैठे हुए सबसे पहले आज के इस
युवा पड़ोस युवा संसद के अध्यक्ष जो मधेपुरा जिला नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक हुस्न जहां जी को हम धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं कि आपने अपने इस पड़ोस युवा संसद में मुझे आमंत्रित कर दो शब्द बोलने का मौका दिया है। इसीलिए हम बार बार आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर बैठे हुए मधेपुरा जिला के अध्यक्ष, भाजपा जिला अध्यक्ष स्वदेश कुमार जी, आप युवा नेता हैं। आपसे इस समाज को बहुत उम्मीद है और आशा और विश्वास के साथ हम कहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आपका उज्जवल भविष्य हो और इस मधेपुरा जिला को विकास करने में आगे बढ़ावे। हम इस पड़ोस युवा संसद के इस सभागार में मंच पर बैठे हुए मधेपुरा नगर अध्यक्ष के महिला शक्ति के प्रतीक वार्ड पार्षद जी, जो बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता हैं। आगे की कड़ी में जो नेहरू युवा केंद्र के कार्यालय के अकाउंटेंट हैं मुरली मनोहर प्रसाद जी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम अपने ही विश्वविद्यालय, हम जहां पर हैं, हमारे युवा जो विश्वविद्यालय के कर्मठ और इतना ही नहीं, टीपी कॉलेज के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक और राष्ट्रीय सेवा योजना के भी कार्यक्रम पदाधिकारी हैं और विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों को अपने कार्य क्षमता के बल पर सुशोभित कर रहे हैं। इसीलिए हम उन्हें छोटे भाई की तरह मानते हैं। डॉक्टर सुधांशु शेखर जी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम इस मंच पर स्टेट बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक संतोष कुमार झा जी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गोप जी का जो भाजपा के अध्यक्ष हैं और जिनका हम नाम लेने में अधिक समय नहीं लेकर के, जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, मंच पर बैठे हुए उन सदस्यों का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज के इस मंच संचालन कर रहे तुल बसु जी का, युवा नेता राहुल जी का और इस सभागार में बैठे हुए जितने भी छात्र नेता हों, हमारे महिला भाजपा के सदस्यगण हों या युवा तुर्क हों और पत्रकार जो विभिन्न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी पत्रकार बंधु हैं और जो हुस्न जहां के साथ एकदम छाया की तरह रहते हैं, सलमान जी का भी हम इस सभागार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। खासकर यह कोसी का क्षेत्र अभी भी पिछड़ा है। राष्ट्रीय युवा केंद्र उसी के लिए, क्योंकि हमारा समाज वह समाज, दलित समाज, पीड़ित समाज जो दिन रात कठोर परिश्रम करता है, उसका पेट पीठ में सटा रहता है, वह भी अभी तक वह आधुनिकता से दूर है। उसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेहरू युवा केंद्र के द्वारा
खासकर सरकार द्वारा जितने तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, उनको उन गरीबों तक पहुंचाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है। खासकर नेहरू युवा केंद्र जो है द्वारा यह संचालित बरोस युवा संसद, उसके माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में अनेक तरह की अभी भी बुराइयां हैं, उसे दूर करना है। खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंग दोहन होता है हमारे समाज में, अभी भी बेटे और बेटियों में भेद किया जाता है, उसे दूर करना है। इसीलिए यह कार्यक्रम उसी तरह का संदेश देने के लिए है, जो हम बेटे और बेटियों में भेद नहीं करें, बेटे और बेटी एक समान है, उसे एक समान पढ़ाएं। आज भी हमारी महिलाएं शिक्षा से दूर है। जितनी भी महिलाओं के लिए भी अनेक तरह की सरकार की योजनाएं हैं, उसके स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा भी स्वास्थ्य केंद्र चलाया जा रहा है। विभिन्न जिलों में एक एक स्वास्थ्य केंद्र दिए जा रहे हैं। तो खासकर नेहरू युवा केंद्र जो है इस संदेश को उस समाज में देना चाहता है, हमारा भारत कैसे आगे बढ़े। कारण भारत युवाओं का देश कहलाता है। तो जब युवा आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र में अपने कौशल विकास को आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए जो है हम इस भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, खास करके गांधी के सपनों को साकार करने के लिए, जैसे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के 145वें जन्मदिन पर चलाया है, और उसका उद्देश्य है जो हमारी गांव में जो अभी भी शौचालय बाहर जाते हैं, तो इसीलिए जो शौच मुक्त भारत हो, बाहर जाने से शौच मुक्त हो, सबों को शौचालय हो, यह सपना हमारा सपना जब साकार होगा, तब भारत जो है आगे बढ़ेगा और स्किल इंडिया कहलाएगा। आज डिजिटल इंडिया है, जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिजिटल से नहीं जुड़ेंगे, काहे तो पूरा संसार गूगल में समाहित है। तो जब हम गूगल से जुड़े, हम युवा अच्छे बातों को ग्रहण करें, तभी हमारा जो है यह भारत देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए सरकार की तरफ से अनेक तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजनाओं का लाभ लें। आज है हमारे समाज में जो मद्यपान, नशापान करने से अनेक तरह की बीमारियां होती है, कैंसर रोग जैसे भयानक रोग ऐसे इस तरह से ग्रसित हो गए हैं, जो भारत में 10 व्यक्ति में 1 व्यक्ति कैंसर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। इसीलिए आने वाला समय बहुत भयानक है। इसीलिए हम लोग नशा मुक्त भारत बनाने का प्रयास करें। नशा मुक्त खैनी, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला आदि का प्रयोग नहीं करें। इसीलिए हम युवाओं को प्रेरित करते हैं कि नशापान, मदपान करने के लिए जो है समाज नहीं करें, इसीलिए जो है जागरूकता फैलाएं। इतना ही नहीं, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी अनेक तरह की योजनाएं हैं, तो उनके लिए भी आप जागरूकता फैलाएं। अनेक तरह के अंधविश्वास हैं, बाल विवाह अभी भी हमारे समाज में, दलितों, शोषितों, जो समाज अभी पिछड़ा हुआ है, उस समय में जो है विवाह कर दिया जाता है। इसीलिए वह और समय में ही उसे जो है बच्चा पैदा हो जाता है। इस कारण उसका बच्चा क्या होता है, जो स्वस्थ नहीं रह पाता है,
अनेक तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसीलिए हम बहुत बात कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों का अधिक समय नहीं लेकर के जो है, अनेक वक्ता हैं, आप लोग युवा हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी हम सबों को होनी चाहिए, और जब वह जानकारी आपको मिलेगी तब यह भारत आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अभी सर को। और अब हम आमंत्रित करते हैं मुरली मनोहर भारती जी को, जो प्रधान लेखाकार हैं नेहरू युवा केंद्र के, वो आए और युवाओं को संबोधित करें। मंचासीन परम आदरणीय जिला युवा अधिकारी महोदय, अध्यक्ष जिला भाजपा और तमाम मंचासीन हमारे आदरणीय सम्मानित सदस्यगण और विभिन्न युवा क्लब से आए हुए हमारे युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, सभी को मैं अपनी ओर से नेहरू युवा केंद्र मधेपुरा की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि कार्यक्रम तो नेहरू युवा केंद्र द्वारा ढेर सारे चलाए जाते हैं, लेकिन आज इसका उद्देश्य कुछ अलग है। आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ इसमें पड़ोस युवा संसद। पड़ोस का क्या मतलब होता है? पड़ोस का मतलब होता है कि अपने आस पड़ोस में युवा आप लोग हैं, संसद आप लोगों का संसद। जैसे हम लोग यहाँ से जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं, जो लोग बिहार जाते हैं तो पटना में बैठ के वो लोग वहाँ अपना नीति निर्धारण करते हैं। सांसद महोदय ये लोग चुन के जाते हैं तो दिल्ली में संसद भवन में बैठ के अपना हम लोगों के लिए, अपने ग्रामीण जनता के लिए नीति निर्धारण करते हैं, वहाँ योजना बनाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में इस युवा संसद का, पड़ोस युवा संसद का परिकल्पना रखा गया है कि आप लोगों का भी, युवाओं का एक संसद हो, जिसमें आप लोगों को अपने आसपास के युवा क्लबों के माध्यम से बैठक करके आपका जो समस्या है, आसपास में जो समस्या है, उसका कैसे निराकरण हो, निदान हो, उसका विचार विमर्श करें कि कहाँ से अप्रोच किया जाए कि उसको हम लोग सुधार सकें। इसीलिए आप लोगों के लिए भी एक युवा संसद का गठन केंद्र सरकार की ओर से इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एक अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ से आप लोग, हमारे पूर्व वक्ता जो भी हैं, अनेक विचार आप लोगों के पास रख रहे हैं, उनको आप समझ के, और यहीं तक आप सीमित मत रहिए कि ये कार्यक्रम हो गया, नाश्ता पानी हो गया, अब हम लोग घर चलें। आप लोगों से आग्रह है कि जो कुछ भी यहाँ सुने हैं, आप अपने आसपास में, अपने गांव में, घर में, सबों के बीच में इसका चर्चा करें। अगर 10 जगह आप चर्चा करते हैं, अगर 2 जगह भी कोई अमल में आ गया तो उसी से धीरे धीरे हमारा मकसद, नेहरू युवा केंद्र का जो काम है, ये तो एक माध्यम है कि किसी कार्यक्रम, खेलकूद हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई महिलाओं के लिए सिलाई कटाई का माध्यम हो, माध्यम है वहाँ पहुँचने का। नेहरू युवा केंद्र का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं का एक संगठन बना करके, युवाओं में युवा युवती दोनों आता है, युवाओं का एक संगठन बना के सशक्त संगठन हम लोग बनावें, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो भी योजनाएं हैं उनको उन युवा क्लब के माध्यम से जागरूकता लाने का काम करती है नेहरू युवा केंद्र। हर क्षेत्र में, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो। अभी इतने आदमी बैठे हुए, हमको लगता है कि सबों को जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार की, सबों को पता नहीं होगा। बच्चा जब पेट में रहता है तो वहां से शुरू होकर के जिस दिन मृत्यु नहीं हो जाता है, उस दिन तक
हर उम्र के लिए सरकार की योजनाएं हैं। क्या आप लोगों को पता है कितनी योजनाएं? हमको नहीं लगता है कि हमें भी खुद पता नहीं होगा कि कितनी योजनाएं। तो ये नेहरू युवा केंद्र अपील करती है अपने युवाओं से कि आप लोग जहां भी जाएं, अब ब्लॉक जाते हैं देखते हैं कि ढेर सारा लिस्ट वहाँ बिहार सरकार का लगा रहता है, केंद्र सरकार का जो कार्यालय होगा वहाँ लगा हुआ होगा कि किनके लिए कौन सी योजनाएं हैं। आप उनको नोट कर लें, फोटो खींच लें उनका, और अपने समाज को बताएं कि बूढ़े के लिए क्या योजना है, आपको जानकारी है कि नहीं, बच्चे के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है। वो योजना आप अगर अपने आसपास में बताएंगे तो उनसे आपके ग्रामीण या परिवार में खुद लाभ होगा। तो ये काम नेहरू युवा केंद्र करती है। तो आप लोगों से हम अपील करते हैं नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से कि जो नए लोग जुड़े हैं वो भी नेहरू युवा केंद्र से यूथ क्लब के माध्यम से जुड़े, जो जुड़े हुए हैं वो इस काम को और तत्परता से आगे बढ़ाएं। अब हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हम आमंत्रित करते हैं जयप्रकाश मंडल जी को, जो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, चौसा से आए हैं। उन्होंने अपना समय उपाध्यक्ष महोदय को दिया है। मैं आमंत्रित करता हूं वार्ड नंबर 2 की वार्ड पार्षद, युवा वार्ड पार्षद विनीता भारती जी को, तो वो आए और युवाओं को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बंटी जी। खास करके मधेपुरा युवा केंद्र मधेपुरा बिहार के तहत यह जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम है और मैडम यहाँ की अध्यक्षता कर रही है हुसैन जहां। मैं मैडम का आभारी हूँ जिन्होंने मधेपुरा जैसी धरती पर ऐसे कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने का काम करती है। और यहाँ बैठे हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वदेश कुमार जी, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और कोसी टाइम्स के संस्थापक प्रशांत जी, युवा नेता राहुल जी, अंकेश गोप जी और मेरी अल्पना बहने रेणु जी, चंदा भारती जी, रतन जी, मधेपुरा के तमाम सम्मानित जितने भी युवा हैं सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि ये मंच कोई राजनीति मंच नहीं है तो मैं यहाँ से कोई बात राजनीति की नहीं करना चाहूँगी। आप लोग भी युवा हैं, देश के भविष्य हैं। मैं इस कार्यक्रम में मुझे नहीं लगता था कि मुझे जानकारी थी, लेकिन मेरे ही वार्ड के एक बहुत ही युवा जो साजन जी है बहुत रिक्वेस्ट करके हमको यहाँ पे लाए और मैं इस कार्यक्रम में बचपन से ही हिस्सा बनते रही हूँ। जिस समय केपी रमैया जी डीएम हुआ करते थे और ऐसे तेज तरह डीएम हुआ करते थे कि हम लोगों के साथ मैं बाल कलाकार के रूप में काम करती थी और हमें लगता है कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण उस कार्यक्रम के तहत ज्ञान विज्ञान समिति कार्यक्रम के तहत की थी और बहुत सारे समाज में ऐसे जगह मैं कार्यक्रम में भाग ली थी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि वक्तागण बहुत है और ये मधेपुरा से ऐसे कार्यक्रम है। तो मैं इस मंच से ये जरूर कहना चाहूँगी कि आप लोग युवा हैं, आप लोग यदि संकल्पित भाव से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा तो मधेपुरा हर चीज में एक मिसाल कायम करती है और मधेपुरा की जरूर जिला नंबर 1 में मधेपुरा बिहार में जाना जाएगी। इसमें आप लोगों की मेहनत की जरूरी है, हम लोगों को भी समय देने की जरूरत है। और मैडम का खास करके मैडम बहुत ही जुझारू है। मैडम को देख रहे हैं कि हर कार्यक्रम में हम देखते हैं बहुत ही भागीदारी से हिस्सा लेती है। हम लोगों के बीच जिला परिषद उपाध्यक्ष रघुनंदन दास बाबू भी मौजूद हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और यदि आप लोग संकल्पित होकर के आज से इस मन से संकल्प ले लें कि हमें दहेज नहीं लेना है, जितने भी युवा भाई हैं, तो जरूर हमारा समाज बेहतर होगा। और खास करके वैसे परिवार का मदद जरूर कीजिए जो मदद करने के लायक है। और यदि हम लोग ऐसा सोच लेंगे तो हम लोग जरूर अपने स्तर से 2 ही आदमी का मदद जरूर करेंगे। तो समय कम है, मैं उतना समय नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जरूर कहूँगी कि इस टीम को
पूरी टीम को मेरे तरफ से पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं भाजपा जिला अध्यक्ष स्वदेश कुमार जी को, जो आए और युवाओं को संबोधित करें। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से परोश युवा सांसद कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे नेहरू युवा केंद्र के जिला संयोजक हुस्न जहां जी, मंचासीन जिला परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय रघुनंदन दास जी, विश्वविद्यालय एनएसएस के समन्वयक साहब, विश्वविद्यालय उपकुल सचिव डॉक्टर सुधांशु रंजन जी, वार्ड पार्षद विनीता भारती जी, नगर अध्यक्ष अंकेश गोप जी, स्टेट बैंक के पूर्व महाप्रबंधक संतोष कुमार झा जी, जिला परिषद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल जी, अर्पणा जी, मीना देवी जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे पत्रकार तुर्वसु जी, इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने एवं सभी को एक जगह एकत्रित करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य राहुल यादव जी, नेहरू युवा केंद्र के जिला कोषाध्यक्ष मुरली मनोहर भारती जी एवं इस सभागार में उपस्थित युवा भाई बहनों, हमारे समाज में नेतृत्व को उभारने और हर गतिविधि को संचालित करने का एक मंच क्लब के माध्यम से एक मंच प्रदान करती है नेहरू युवा केंद्र। आज जो समाज की स्थिति है, समाज में जितनी विषमताएं हैं, लोग सिर्फ अपनी चिंता में लगे हुए हैं, समाज में एकता का भाव नहीं है, समरसता का भाव नहीं है। ऐसे समय में नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस जैसे संस्थाओं की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज समाज में, गांव में युवाओं को खेलकूद के माध्यम से, संगोष्ठी के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और हर क्षेत्र में अपने प्रतिभा को आगे मंच प्रदान करने का काम नेहरू युवा केंद्र करती है। और आज जो सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जमाना है, आपके हर गतिविधि पर समाज राष्ट्र का ध्यान है, चारों तरफ से आपको देख रहा है, आपके हर गतिविधि को लोग परख रहा है। और ऐसे समय में हम सभी युवा जो हैं अपने समाज में, अपने अंदर, हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है, लेकिन समय पर उसको उभारा नहीं जाता, उसे तराशा नहीं जाता है। तो नेहरू युवा केंद्र एक मौका देता है आपको आगे बढ़ने का, और हम सबको अपने अंदर छुपे प्रतिभा को आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसी तरह के मंच जो समाज में है, जो समाज में ऐसे युवा प्रतिभावान युवा हैं जो आगे बढ़ के क्लब का निर्माण करके अपने समाज के प्रगतिशील युवाओं को जोड़कर समाज में जो भारत सरकार, बिहार सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिसका जिक्र नेहरू युवा केंद्र के कोषाध्यक्ष जी ने कर रहे हैं कि तमाम तरह की योजनाएं चल रही है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है। हर वर्ग को, समाज के अंतिम व्यक्ति को आगे लाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं हैं। सिर्फ जरूरत है उन योजनाओं की जानकारी लेकर जो जरूरतमंद है उस तक पहुंचाने की। निश्चित रूप से समाज का हर तबका आगे बढ़ेगा और इसमें सशक्त माध्यम है युवा नेहरू केंद्र। हम देखते हैं कि
गांव ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह के खेल का आयोजन और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से प्रोत्साहन भी, हर तरह के प्रोत्साहन, खेल कूद की सामग्री भी दिए जाते हैं। और उस गतिविधि में लगातार लगे हुए हैं गांव के समाज के युवा भाई बहन, सबको मिलके अपनी आर्थिक प्रगति के लिए और अपने अंदर प्रतिभा को आगे बढ़ा के समाज को आगे ले जाना पड़ेगा, तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और हर गतिविधि समाज में जो आज भी कई तरह की कुरीतियां, दिन प्रतिदिन कई कुरीतियां खत्म हो गई, लेकिन बहुत सारी कुरीतियां आज भी समाज में तेजी से बढ़ रहा है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो नशा, कई तरह के नशा है, मदिरापान है, गुटखा है, गांजा है, शराब है, ये हमारे समाज में काफी तेजी से फैल रहा है और युवा उसमें तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। तो जब हम आज के युवा नशा को अपनाने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज टूटेगा, घर टूटेगा, परिवार टूटेगा, समाज टूटेगा। और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हम और हमारा समाज कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। इसलिए नशा मुक्ति के आंदोलन में भी युवाओं की, हम सबों की बड़ी भूमिका होनी चाहिए, तभी हमारा समाज बच पाएगा। और आज सारा तंत्र, सरकार, सारी तंत्र, समाज के प्रबुद्ध लोग लगे हुए हैं लोगों में जागरूकता फैला करके कैसे हमारे समाज से ये नशा का जो ये कोड फैलते जा रहा है उसको कैसे रोका है। लेकिन आज के युवा बेशुद्ध, बेखबर हैं और इस रास्ते पर काफी तेजी से चलते जा रहे हैं। इसको हमको मुद्दा बनाना पड़ेगा और हम सबको समाज में जितने युवा हैं, प्रगतिशील साथी हैं, एकजुट होकर नशा मुक्ति का अभियान चलाना पड़ेगा, तभी हम समाज में रचनात्मक काम कर पाएंगे और जो रचनात्मक काम करेंगे उसका उचित फल ले पाएंगे और हम और हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जब एक एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, समाज में सामूहिकता का भाव होगा, राष्ट्रीयता का भाव होगा, तभी हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा। आप सबों को एक बार पुनः इस अपील के साथ कि हम सब अपने समाज में जाएं, नेहरू युवा केंद्र से जुड़े, क्लब का निर्माण करें और खुद और समाज को रचनात्मक कार्य में साथ लेके चलें, तभी हम और हमारा समाज सुंदर बनेगा, मधेपुरा सुंदर बनेगा और हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच मौजूद हैं जिला परिषद के सम्मानित उपाध्यक्ष रघुनंदन दास जी, जो वो आए और मधेपुरा के युवाओं को संबोधित करें। और हमारे बीच मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार जी आए हैं। हम चाहेंगे उनका आप तमाम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें, जो इतनी अच्छी सभा भवन इस पौरुष युवा सांसद कार्यक्रम में मंच की अध्यक्षता कर रहे एवं संचालन कर रहे युवा नेता तुलबसु जी, जो काफी संघर्षशील एवं युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर रहते हैं। इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप देने वाले भाजपा युवा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी, इस मंच पर विराजमान नेहरू युवा केंद्र के संयोजक हुस्नजहां बेगम जी, वार्ड पार्षद आदरणीय विनीता भारती जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय स्वदेश कुमार जी, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के समन्वयक अभय बाबू जी, इस मधेपुरा महाविद्यालय मधेपुरा को सृजनात्मक रूप देने वाले और मधेपुरा के जाने माने हस्ती आदरणीय अशोक बाबू जी, हमारे साथ आए
चौसा जिला पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय जयप्रकाश बाबू, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व महाप्रबंधक आदरणीय संतोष बाबू, लेखापाल सुधांशु बाबू, तमाम उपस्थित मंचासीन कार्यकर्ता, अधिकारीगण, क्षमा चाहेंगे जिसका मैं नाम ले रहा हूं। इस हॉल में उपस्थित हमारे युवा भाई बहनें, नौजवान साथियों, आज के इस युवा सांसद कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज भारत युवाओं का देश है और भारत के नवनिर्माण में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे युवा इस देश के भविष्य भी है। मैं तमाम यूथ पावर को एक बार फिर से सलाम करता हूं कि ये चाहे तो दुनिया में एक नई परिवर्तन ला सकता है। ये युवा नहीं बल्कि हमारे देश की ऊर्जा है और हमारे समाज में फैली कुरीतियों को ये दूर करने में यदि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज से सारी कुरीतियां दूर हो जाएगी। आज नशा मुक्ति जिस पर प्रतिबंध लगने के बाद भी हमारे घर घर में फैला हुआ है, इसे हमारे युवा चाहे तो दूर कर सकते हैं। आज दहेज प्रथा जैसी कोर हमारे समाज में फैला हुआ है। हमारे पूर्व वक्ता कह चुके हैं कि दहेज नहीं देना है, लेकिन हम तमाम युवा साथियों, युवा और युवतियों से हम निवेदन करना चाहेंगे, यदि आज इस सभा में संकल्प ले लें कि दहेज नहीं देना है और नहीं लेना भी है, तो हमारा समाज सुधरने के काबिल हो जाए। ओशो का एक कथन था कि यदि तुम किसी मिशन को चला रहे हो तो उसमें यदि 100 को सुनाओगे तो 10 सुनेगा और यदि 10 सुनेगा तो 1 चलेगा, और यदि तुम्हारे मिशन में 1 भी चलना प्रारंभ कर दिया, समझो तुम्हारा मिशन कामयाब हो गया। इसलिए हम तमाम युवा और युवतियों से आज निवेदन करते हैं कि कम से कम नशा मुक्ति और दहेज प्रथा पर आज यहां से संकल्पित होकर जाएं, अपने समाज में जागरूकता फैलाएं। बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार की जो योजना है वह समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लास्ट मैन ऑफ सोसाइटी को समाज की हर एक योजना उस तक पहुंचे, यही हम आपसे अपील करते हैं। और कोई मुश्किल नहीं है। यदि कोई कहता है कि दहेज हमारे समाज से मुक्त नहीं हो सकेगा, नशा हमारे यहां से खत्म नहीं हो सकेगा, इसके लिए हमें संकल्पित होने की जरूरत है। हमें ठोस संकल्प लेना पड़ेगा। एक दोहा है कि मुश्किल नहीं है दुनिया में, कुछ मुश्किल नहीं है दुनिया में, जरा तू कोशिश तो कर। बदलेंगे ख्वाब हकीकत में, जरा तो हिम्मत तो कर। मुश्किलें सदा रहती नहीं, आंधियां सदा आती नहीं, मिलेगी तेरी मंजिल तुम्हें, जरा तू कोशिश तो कर। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम यूथ पावर को सलाम करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय नेहरू युवा संसद कार्यक्रम। और यह कार्यक्रम केवल शहर तक ही नहीं, गांव-गांव में जाए और जो हमारे बहनों को प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसमें चलाए जाते हैं, इसमें भी प्रशिक्षित होंगे, रोजगार के अवसर खुलेंगे। ये हमारा प्लेटफॉर्म है नेहरू युवा केंद्र। जय हिंद, जय भारत।
आमंत्रित करते हैं बीएन मंडल विश्वविद्यालय के युवा शिक्षक और विश्वविद्यालय के सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रहे और शैक्षणिक उपकुल सचिव सुधांशु रंजन जी को, जो आए और युवाओं को संबोधित करें। हम उनसे आग्रह करेंगे जो कम्युनिकेशन जो हो वो टू वे हो, जिससे युवाओं को लगे जो उनसे बात हो रही है, सिर्फ भाषण के स्टाइल में उनको नहीं बुलाया जाए, उनसे बात की जाए और वो भी सुधांशु जी की बातों को सुने और समझने की कोशिश करें। आज के इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की सम्मानित अध्यक्षा सहित सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और संचालक सहित सभी छोटों को मेरी शुभकामनाएं। आज हम सभी युवा संसद कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और हम तमाम लोगों ने समाज के निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका हो इस पर बातें की हैं और यह सर्वविदित है कि किसी भी देश, किसी भी समाज का भविष्य उसके युवाओं पर ही निर्भर करता है। युवाओं में ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा जिस दिशा में जाती है, कोई भी समाज और कोई भी राष्ट्र उसी दिशा में जाता है। और आप सभी जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, राजनीतिक परिवर्तन हो, सभी परिवर्तनों के केंद्र में युवा ही रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से युवाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है और हमारा देश भारत तो विशेष रूप से युवाओं का देश है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात की हमें याद भी दिलाते हैं कि भारत युवा शक्ति है, युवाओं का देश है। और ये निश्चित रूप से यह हमारे लिए गौरव की बात है। हमारी बहुसंख्यक आबादी आज युवा है, तो निश्चित रूप से हमारे देश का भविष्य बेहतर होगा। लेकिन सवाल यह है कि हम सभी युवाओं से तो बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। युवा परिवर्तन करें, युवा सामाजिक जिम्मेदारी निभानी भी चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का जो पूरा नेतृत्व है, वह पूरा नेतृत्व 60 से 70, 80, 90 वर्ष के लोगों के हाथ में है। और हमारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का भी जो नेतृत्व है वह भी 60 से 70 वर्ष के लोगों के बीच में है। तो जितनी भी नीतियां बन रही है, चाहे वो देश के स्तर पर हो, चाहे वो हमारे शिक्षण संस्थानों के स्तर पर हो, वो तमाम नीतियां हमारे बुजुर्ग तय कर रहे हैं। और अपेक्षाएं युवाओं से रहती है, युवा आइए और आप परिवर्तन कीजिए। मुझे लगता है आज इस बात की भी ज़रूरत है, हम जो थोड़ा सा युवा से थोड़ा बड़े हो चुके हैं, रोजगार लेकर के खास करके, और जो लोग सत्ता में हैं, उन सबों को भी आज यह सोचना पड़ेगा कि हम युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा हमें बच्चों को लेकर के, वो बच्चे जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, क्योंकि सरकार भी 18 से ऊपर के लोगों के लिए तो कुछ योजनाएं ला देती हैं, क्योंकि वह भी एक वोट बैंक होता है। लेकिन 18 से जो कम के बच्चे हैं वह पूरी तरह से उपेक्षित रहते हैं। तो आज सबसे पहले यह ज़रूरत है कि जो 18 से कम के बच्चे हैं, उन बच्चों के बारे में यह देश क्या सोच रहा है, उन बच्चों के प्रति हम जो हमारे सरकार में हैं और जो शासन चला रहे हैं वो क्या जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इसलिए आज सबसे पहले यह जरूरी है कि सभी बच्चों को समान भोजन मिले, समान पोषण मिले। आज हम देखते हैं कि हमारे देश का बहुसंख्यक बच्चा
उसे आज भोजन ही उपलब्ध नहीं है। हमारे बड़े भाई बात कर रहे थे, पेट और पीठ एक हो गया है। अब उससे कैसे अपेक्षा रखेंगे उन बच्चों से जो कुपोषण का शिकार है, जो तरह तरह की बीमारियों का शिकार है, जो अलग अलग तरह से पीड़ित हो रहा है। उन बच्चों से हम कैसे आशा करेंगे कि वो बच्चा हमारा उज्जवल भविष्य बनेगा और मजबूत युवा बनेगा। तो सबसे पहले आज जरूरी है कि देश के तमाम बच्चों को संतुलित आहार, पोषण मिले और समुचित चिकित्सा व्यवस्था मिले, क्योंकि आज चिकित्सा व्यवस्था इतनी महंगी हो गई है कि किसी भी साधारण परिवार के लिए आज संभव नहीं रहा है ये। और आज तो गर्भधारण से ही इतना खर्च होता है कि हमको लगता है कि साधारण घर वाले तो अब बच्चा पैदा करना भी नहीं चाहते हैं। और बच्चों को जन्म देना भी अपने आप में आज 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये का खर्च है। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि देश में कैसे स्वस्थ बच्चा पैदा लेगा, इसकी गारंटी सरकार ले और बच्चों का भोजन, पोषण और चिकित्सा, उसकी पूरी व्यवस्था सरकार को लेनी चाहिए। और सबसे उसके बाद जरूरी है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा मिले, चाहे वो दलित का बच्चा हो, चाहे वो पिछड़ा का बच्चा हो, चाहे वो APL हो कि BPL हो। जो हमारे समाजवादी आंदोलन का जो एक नारा रहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, तो यह बहुत ही जरूरी है। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में समानता नहीं लाएंगे तो फिर समाज में समानता नहीं आएगी और फिर हमारा राष्ट्र जो है वो सक्षम राष्ट्र नहीं हो पाएगा। और जिस युवाओं से हम आशा रख रहे हैं वो युवा हमारे उस आशा पर खरा नहीं उतर पाएंगे। एक तरफ बड़े बड़े स्कूलों में जहाँ पर कि स्विमिंग पूल और लैपटॉप और केक खाते हुए बच्चे, और एक तरफ वो खिचड़ी खाते हुए बच्चों से जब हम कंपटीशन करवाएंगे तो वो कंपटीशन महज एक धोखा होगा। इसलिए आज ये जरूरी है हम सभी जो बड़े हो चुके हैं, जो रोजगार में आ चुके हैं, या जो कहीं ना कहीं 30 से या 35 से ऊपर होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, वो सभी ये जिम्मेवारी लें कि युवाओं के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। वह आज उस कर्तव्य को निभाने के लिए जहां तक संभव हो सके वो आगे आवे और सबों को समान शिक्षा, समान चिकित्सा, यह नहीं कि कोई अमेरिका में जाके इलाज करा रहा है तो कोई हमारा ये जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, जहाँ पर कि 2 रुपये की कोई दवाई नहीं मिलती है, उसमें इलाज करा रहा है। तो कोशिश नहीं होनी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको का जैसे जिस कॉलेज में हम देख रहे हैं इतना बड़ा हॉल है, हमारे TP कॉलेज में आज ये हॉल नहीं है, यह सुविधा नहीं है, लेकिन हमारे TP कॉलेज के शिक्षक को 3.25 लाख रुपया वेतन मिलता है और इस कॉलेज के शिक्षक को चंद अनुदान पे काम करना पड़ता है। तो यह जब रहेगा तो हमारी समाज में न तो समरसता आ सकेगी, न तो हमारे समाज का विकास हो सकेगा। इसलिए आज यह जरूरी है। और विशेष रूप से शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे आज डिग्रियां ले लेते हैं, काफी मेहनत करके उनके माता पिता उन्हें पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। हमारे जैसे चंद 2-4 सौभाग्यशाली लोग रहते हैं जो किसी तरह से इस प्रोफेशन में आ जाते हैं और यहाँ पर आके भाषण झाड़ने लगते हैं। लेकिन मेरे जैसा डिग्री प्राप्त करके, नेट PhD करके, BEd MAd करके हजारों ऐसे युवा हैं जिन्हें आज कोई नहीं पूछ रहा है। उन्हें हम कभी स्वरोजगार की सीख देते हैं कि तुम ये कर लो, वो कर लो, मैं उन चीज़ों की चर्चा नहीं करूँगा, लगेगा कि किसी विशेष पार्टी की बात हो रही है। तो वो सीख हम नहीं दें उन्हें, पहले हम उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करें, तब उन्हें वो सीख दें। सिर्फ अगर हम रोजगार की छीन करके अगर हम वो सीख देते हैं तो वो सीख धोखा है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तमाम प्रोग्राम तभी चल पाएंगे जबकि हम दूसरी तरफ जो है यह भी दिखाएंगे कि हम जो है रोजगार का भी अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं और जो यथा योग्य, जिनमें जो क्षमता है, जिनमें जो योग्यता है, जिनको हमने जो डिग्री दी है, उस योग्य उनको रोजगार मिले। यह नहीं कि हम उन्हें कहें कि तुम खेती ही कर लो, तुम पशुपालन ही कर लो और तुम पकौड़ा ही तल लो, तो फिर उसे नेट PhD आपने क्यों करवाया? ये भी हमें सोचने की जरूरत है। तो इसलिए आज मैं युवाओं को जिम्मेवारी नहीं सिखा करके मैं चाहूँगा कि हम लोग जो युवा से थोड़ा बड़े हो चुके हैं
वो आज अपनी जिम्मेवारी इन युवाओं के प्रति देखें, तभी इनके चेहरों पर खुशहाली आ सकेगी। नहीं तो मैं देखता हूँ कि आज जो जितने युवा हैं वो तो युवा लगते ही नहीं हैं। उनको आप देखिए कितना हताश, कितना परेशान वो दिखता है। वो गीत गाने के लिए आता है, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है। और हम बात कर रहे हैं कि दहेज प्रथा मिटा देंगे, तो दहेज कौन लेता है? कोई भी युवा दहेज नहीं लेता है, दहेज उनके माता पिता लेते हैं। तो हम माता पिता कहाँ, क्यों नहीं दहेज को बंद कर रहे हैं? और दहेज तो एक सेकंड में बंद हो जाएगा। क्यों नहीं हमारी सरकार आय से अधिक संपत्ति जितनी अर्जित की गई है, चाहे वो किसी ने भी किया हो, चाहे वो शिक्षक ने किया हो, राजनेता ने किया हो या प्रशासनिक अधिकारी ने किया हो, उसे जब्त कर लिया जाए। 1 मिनट में सारा दहेज रुक जाएगा। और शराबबंदी की जहाँ तक बात है, युवाओं को शराब की तरफ किसने ढकेला है? युवाओं को हताशा और कुंठा में किसने धकेला है? हम समाज के लोगों ने उन्हें धकेला है। जब तक हम उसे सृजन का अवसर नहीं देंगे, उसे हम रचनात्मक से, आज ये कार्यक्रम हो रहा है वो इसमें लगे हुए हैं, कहाँ शराब नशा कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, कोई खनी नहीं खा रहा। लेकिन आज ये 2 घंटे का कार्यक्रम नहीं रहता, बैठे बैठे क्या करेगा? ना तो उसको स्कूल में पढ़ाई हो रही है, ना उसे कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, ना उसे हम कोई अवसर दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो नशा की तरफ जाएगा। इसलिए यह जरूरी है युवाओं को सृजनात्मक अवसर, सकारात्मक अवसर हम दें, तो निश्चित रूप से युवा शक्ति आगे जाएगी। और कोई भी गलत दिशा में नहीं जाना चाहता है, और कोई भी बिना मजबूरी के कोई भी गलत दिशा में नहीं जाता है, अपराध नहीं करता है। इसलिए हमें यह चाहिए हम ऐसा अवसर उपलब्ध कराएं युवाओं को, वो सकारात्मक दिशा में जाए। और जब युवा सकारात्मक दिशा में जाएगा, तभी हमारा देश, हमारा समाज यह सकारात्मक दिशा में जाएगा। अगर हम और आप ये सोच रहे हैं हमने आज रोजगार प्राप्त कर लिया, हम आज प्रोफेसर बन गए, तो हम शांति से जी सकते हैं, आप नहीं जी सकेंगे। अगर आप अपने युवाओं को, जो बड़ी आबादी है उसे आज अगर आप रोटी और रोजगार नहीं देंगे, तो आपकी भी शांति नहीं बचेगी। यह आप मान करके चलिए, वो आपको अशांत करेगा ही। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सबों को सोचना चाहिए युवाओं के बारे में, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर, शिक्षा का, रोजगार का, सकारात्मक कार्यों का उन्हें कैसे अवसर मिले, इस संबंध में हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साहवर्धन के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब और अब हम आमंत्रित करते हैं मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सर को, जो आए और युवाओं को संबोधित करें। हम सभी मधेपुरा महाविद्यालय मधेपुरा की सभागार में युवाओं के साथ, युवाओं के लिए कुछ बातचीत करने मौजूद हुए हैं। बैनर आप सभी देख रहे हैं, बैनर आपके नज़र के सामने बार बार आपका नज़र भी जाता होगा। उसके केंद्र में केवल युवा हैं। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से नेहरू युवा केंद्र और आज की अध्यक्षता मैडम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। बीएन मंडल विश्वविद्यालय एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अभय कुमार का हृदय से स्वागत। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के पीआरओ, डिप्टी रजिस्ट्रार, पीपी कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर सुधांशु शेखर जी का स्वागत, हृदय से स्वागत।
जहां हम सभी मौजूद हैं, यह वार्ड नंबर 2 की पार्षद मैडम विनीता जी और वर्तमान में जो सामने चुनाव है उसके चेयरमैन की भावी प्रत्याशी हैं महाविद्यालय की ओर से और आप युवाओं की ओर से, साथ ही मंचासीन तमाम लोगों की ओर से उनका स्वागत और मंगल कामना। मधेपुरा जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री रघुनंदन दास जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भारतीय स्टेट बैंक के निवर्तमान पदाधिकारी श्री संतोष कुमार झा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्वागत है माया के अध्यक्ष श्री राहुल जी का। तमाम जो मंचासीन हैं सभी लोगों का स्वागत है। भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री स्वदेश कुमार जी का और आप तमाम जो हॉल में बैठे हैं पत्रकार बंधु, आपका विशेष रूप से स्वागत है। इन युवाओं के द्वारा, मंचासीन लोगों के द्वारा और महाविद्यालय परिवार के द्वारा, इसलिए कि हम जो कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम के दौरान जो अपनी बातों को रखते हैं, आप इस कदर लिख डालते हैं, यह बात देश और दुनिया तक चली जाती है और वह एक साक्ष्य हो जाता है, वह एक अभिलेख हो जाता है। इसलिए आप पत्रकार बंधुओं को महाविद्यालय परिवार की ओर से विशेष धन्यवाद है, विशेष स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ बातें युवाओं के लिए कहूं, बार बार चर्चाएं होती है कि भारत युवाओं पर गर्व करता है। युवाओं पर गर्व इसलिए करता कि आज जो देश की आबादी है, देश की जनसंख्या है, उसमें आधे से अधिक संख्या युवाओं की हो गई है और वर्तमान जो समय है यह समय वैश्वीकरण का एक समय हो गया। आज से 25 साल वैश्वीकरण का समय नहीं था। देश के रूप में बटा हुआ था यह विश्व, लेकिन आज जो 225 देश है, भारत, नेपाल, चीन, अमेरिका, रूस जैसे 225 जो देश हैं, छोटे बड़े देश, सभी देशों को एक परिवार मान लिया गया। हमारे पूर्वजों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था। यह वसुधा ही एक कुटुंब है, मतलब एक परिवार है। वो अटपटा सा लगता था जब हम लोग आपके जैसे युवा थे, लेकिन पढ़ते थे, जानते थे, उसको दिमाग में बैठाते थे, वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की बात कहां से होती? ये मोबाइल का युग नहीं आया था, ये इंटरनेट का युग नहीं था, टेलीफोन का युग नहीं था। हम उस जमाने में वसुधैव कुटुंबकम को जानते थे, जबकि हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था। लेकिन आज वह नारा, आज वह वाक्य सच साबित हो रहा है कि यह पूरी दुनिया, जिस दुनिया के अंतर्गत 225 देश हैं, वह एक परिवार हो गया है। भारत इसलिए आप पर गर्व करता है कि आप ही के माध्यम से, क्योंकि आपका जो अब यह दौर हो गया है, केवल मधेपुरा तक ही नहीं, केवल बिहार तक ही नहीं, केवल भारत तक ही नहीं, आपका दौर पूरे विश्व के साथ हो गया है। अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हो रहा है। आश्चर्य आपको लगा जब न्यूज में देखते हैं कि हजारों छात्र भारत के, मधेपुरा के छात्र यूक्रेन में पढ़ रहे थे और वो आज फंसे हुए हैं। अलग बात है कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो रहा है, वो अलग बात है, उस विषय पर अभी हमें नहीं जाना। लेकिन मधेपुरा के भी छात्र आज यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मतलब ये है
कि शिक्षा की ललक इतनी है कि लोग विदेश के कोई भी देश हो वहां जाने से वंचित नहीं पा रहे हैं। मतलब यह है और यह माना जा रहा है कि हम विश्व के किसी भी देश में जाकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी उन्नति के लिए कर सकते हैं, अपने देश के विकास के लिए हम पढ़ाई करके लौट सकते हैं। ये बात आज के समय में हो रहा है। आजादी को इतने दिन हो गए, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी अच्छी बातें हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उस अमृत महोत्सव के माध्यम से बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जाती है, लेकिन जब हम अतीत को देखते हैं, इतिहास को देखते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे और वर्तमान दोनों की तुलना करते हैं तो बहुत परिवर्तन हुआ है। संतोष भाई यहां बैठे हुए हैं, सीनियर हैं, बहुत लोगों को शायद पता होगा, नहीं डॉक्टर अभय को पता होगा। यही बिहार का यही इलाका, मधेपुरा का इलाका वस्त्र विहीन प्रथा थी और अन्न विहीन प्रथा थी। लोगों को वस्त्र नहीं था नसीब। जिस तरह से अभी हम लोग वस्त्र में हैं, इस तरह से वस्त्र नसीब नहीं था। भरपेट अन्न नहीं, भरपेट अन्न की बात तो छोड़ दीजिए, 2-3 शाम पर अन्न मिलता था। गांव के समाज के धनी मानी लोगों के यहां बैठा रहता था, उनकी दुत्कार सुनते रहता था। लेकिन ये बातें आज खत्म हो गई है। लगभग आज सभी लोगों को अन्न मिल जाता है और सभी लोगों की बस कोपिन, बिस्ती और भगवा की प्रथा थी। कोपिन, बिस्ती और भगवा की प्रथा थी, यानी एकदम मामूली सा वस्त्र से लोग जीवन गुजारा करते थे। यह भारत की स्थिति थी, यह मधेपुरा की स्थिति थी। आज वह स्थिति खत्म हो गई है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। इसी मधेपुरा में एक महाविद्यालय मात्र पढ़ने के लिए था, आज लगभग 50 महाविद्यालय है। हम लोग जब विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन करते थे तो लोग हंसते थे, लेकिन आज विश्वविद्यालय यहां साकार है। इसी मधेपुरा को लेकर बेंच डेस्क से विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। आज भी उनके भंडार में जहां भी टूटी फूटी बेंच डेस्क रखा होगा, टेबल रखा होगा, MCM जरूर लिखा होगा। विश्वास नहीं था। मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग बहुत प्रयास करते थे। हम लोग आपस में जो विचारक थे मधेपुरा के, विचार करते थे कैसे मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। मुर्गो दरबार में हम लोग आग्रह करते थे, दरबार के लोग भी साहस नहीं कर पाते थे। लेकिन सरकार ने आज एक व्यवस्था दी कि एशिया फेम का मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में स्थापित हुआ। यह मामूली बात नहीं है। वर्तमान सरकार को बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए। समाज में जब एक लड़का कोई इंजीनियर बन जाता था, बगल में एक चामगर गांव है, बहुत पहले, आज से लगभग 40-45 साल पहले एक साथ 6 लड़का इंजीनियर में आया था। चामगर गांव की चर्चा उसी दिन से शुरू हो गई थी। एक ऐसा गांव है चामगर, स्वदेश बाबू के बगल का गांव है, बड़ी चर्चा हुई थी इंजीनियरिंग में जाना। लेकिन आज मधेपुरा में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई। ये मामूली बात नहीं है, ये बड़ी बात है। जिस मधेपुरा को केवल एक सड़क के किनारे झुग्गी में बसा हुआ मधेपुरा माना जाता था, आज वह मधेपुरा इतना आगे हो चुका है। तो यह आप युवाओं के लिए गौरव है, यह मामूली बात नहीं है, यह आप युवाओं के लिए गौरव है। युवाओं को जोरदार ताली से स्वागत करना चाहिए कि आपके वर्तमान समय को इतना सुंदर समय बनाया गया है, उसमें आपके पूर्वजों की देन है, बिहार के सरकार की देन है, भारत के सरकार की देन है। मामूली बात नहीं है, यह बड़ी बात है। आज देर से ही सड़क सही, लेकिन बिहार की सड़कें चमचमा रही है, बिहार की सड़कें चकचका रही है। यह मामूली बात नहीं है सर। कोई गांव नहीं है जहां वस्त्र उतार करके लोग नदी में पार करके अपने घर जाते हो। रानीपट्टी जो मधेपुरा के राजनीतिक इतिहास का केंद्र रहा, भूपेंद्र बाबू जैसे व्यक्ति का गांव रहा, उस गांव में भी पुल नहीं था। लेकिन वर्तमान में आप पुल ही नहीं, सड़कें दौड़ती हुई सरकारी सड़कें पर पार कर जाती है। मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। हर जो गांव कहलाता था, हर गांव को नदी या गहरा सड़क से पार होकर के जाना पड़ता था। ये स्थिति थी हमारे मधेपुरा की।
जब मधेपुरा की ये स्थिति थी तो कोसी की स्थिति थी, बिहार की स्थिति थी, लेकिन अब वो स्थिति समाप्त हो गई है। आप उस समय के नौजवान हो, मामूली बात नहीं है। एक साइकिल जब खरीदी जाती थी या किसी के शादी ब्याह में दिया जाता था तो समाज के लोग समय निकाल करके देखने जाते थे किनके बेटा को साइकिल दिया। लेकिन आज वही मधेपुरा है, वही मधेपुरा है कि कोई भी कंपनी की गाड़ी मधेपुरा में आपको देखने को मिल जाएगी। यह मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। जिस मधेपुरा में 95 के चुनाव का याद हमें है, 95 के चुनाव का हमें याद है, 2-3 गाड़ी से बेबल विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था। हम लोग राजद के उम्मीदवार आदरणीय परमेश्वरी प्रसाद निराला जी का चुनाव प्रचार करते थे। एक मेरी गाड़ी थी और एक मेरे ही गांव के विनोद जो मर गए, आपके घर के बगल में, उनकी गाड़ी थी, और एक कमलेश्वरी और मास्टर साहब कांप वाले की गाड़ी थी। 3 गाड़ी से आदरणीय निराला जी का चुनाव लड़ा गया। और जब चुनाव जीता गया तो कहा गया कि मधेपुरा के विधायक जीप से कैसे जाएंगे पटना, कोई एम्बेसडर किया जाए। उस समय में 2-3 एम्बेसडर चलती थी। दिलीप भाई आपको याद होगा, एक सामू मिस्त्री की एम्बेसडर, एक अंग्रेजी के टीपी कॉलेज के प्रोफेसर जोगेंद्र बाबू का एम्बेसडर, उनका बेटा का क्या नाम है बोल रहे हैं, वो चलाता था। एक और खादी भंडार के नजदीक वो चलाता, 2-3 एम्बेसडर था। और उसी में से जोगेंद्र बाबू के एम्बेसडर को करके मधेपुरा के विधायक को पटना ले जाने वाले आदमी यहाँ आपके सामने खड़े हैं। लेकिन आज का मधेपुरा, हर दरवाजे पर 3-4 गाड़ी मिलती है। जो संपन्न लोग हैं, हर दरवाजे पर 3-4 चटक्का मिलती है। ये परिवर्तन है मधेपुरा का। क्या चाहते हैं आप? लेकिन अभी भी बहुत कमी है, अभी भी बहुत कमी है, और उस कमी को बहुत तेजी से हमें पाटना है। एक कमी है, मधेपुरा को हमें भारत के लेवल पर ले जाना है, और दूसरी कमी है कि हमें मधेपुरा को आपके माध्यम से विश्व के पैमाना पर ले जाना है। क्योंकि जैसे आप इस महाविद्यालय में आज बैठे हुए हैं, इस महाविद्यालय के सभागार में बैठे हुए हैं, यह महाविद्यालय NAAC एक्रेडिटेड है। जो महाविद्यालय के लोग हैं, जो विश्वविद्यालय के लोग हैं, और जो मधेपुरा के विचारक हैं, सभी जानते हैं NAAC एक्रेडिटेड का मतलब ही होता है कि पूरे विश्व में मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा को जानता है। कल ये बातें नहीं थी, ये मामूली बात नहीं, बड़ी बात है। हम युवाओं से केवल एक उम्मीद करते हैं और व्यवस्था से उम्मीद करते हैं सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक चीज को जो गिरावट हुई है उसको कैसे दूर की जाएगी। बड़ी चर्चा हो रही है दहेज प्रथा की, बड़ी चर्चा हो रही है शराबबंदी की, लेकिन हमें लगता है कि शराबबंदी में कहीं न कहीं जो व्यवस्था के द्वारा निर्णय ली गई बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन एक निर्णय उसमें अगर हो जाती कि जो चारों सीमाओं का आयात का हमारा सीमा है वो सीमा सील हो जाता, तो कोई जरूरी नहीं थी इतनी ताकत लगाने की कि बंगाल से शराब आ जाता है, झारखंड से शराब आ जाता है, और इधर नेपाल से शराब आ जाता है, और इधर यूपी से शराब आ जाता है। ये 4 सीमाएं को अगर सरकार बेहतरीन तरीके से सील करने का उपाय ढूंढ लेती तो कोई जरूरी नहीं थी यह है तो वहां बचाने की। हमारा मानना है, फीलिंग है संतोष भाई, कि वर्तमान समय में इस व्यवस्था के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, युवाओं को उस पेशे में ढकेल दिया गया है। भले ही लोभ के बस क्यों न युवा ढकेल दिए गए। एक शराब की बोतल जो खुलेआम बिकती थी 50 रुपये, 55 रुपये, 45 रुपये में, आज वो 500 रुपये में बिकती है। तो युवा चाहता है कि हम किस तरह से इसको बेच दें कि हमें 450 रुपये हमारे पॉकेट में हो जाए। क्योंकि रोजगार का सवाल है, रोजगार का सवाल है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, केवल युवाओं ही नहीं, अखबार में मीडिया के लोग यहां मौजूद हैं, महिलाएं भी इस पेशा में शामिल हो गई, और यहां तक कि बच्चों को भी शामिल किया गया। स्कूल बैग के माध्यम से शराब का सप्लाई कराया गया। ये बातें नहीं हो पाती, ये बातें नहीं हो पाती अगर ये चारों सीमाएं को सील कर दी जाती। वर्तमान समय जो हो गया है, यह भौतिक सुविधा संपन्न होना चाहता है,
वर्तमान समय जो हो गया है यह भौतिक सुविधा संपन्न होना चाहता है और वह हर आदमी होना चाहता है, लेकिन 30 साल 40 साल पहले यह बातें नहीं थी। 30 साल 40 साल पहले गांव में किसी को कोई काम नहीं था, शहर में कोई किसी का काम नहीं था, जो था खाता था और मस्ती से रहता था। लेकिन आज सबों की इच्छाएं हो गई है कि हमें नौकरी चाहिए, हमें 2 कमरे का मकान चाहिए, हमें भी गाड़ी चाहिए, हमें भी मोबाइल चाहिए, हमें भी टीवी चाहिए और हमारा बच्चा भी अच्छे जगह पढ़े। यह चाहिए, यह वर्तमान समय का मांग हो गया है और इस मांग की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए तो विचलन की स्थिति पैदा होती है। तो सबसे बड़ी बात है, अपनी बात को कहते हुए विराम देना चाहता हूं कि एक जरूरत है कि नैतिकता कैसे मजबूत हो, हर युवाओं का नैतिकता कैसे मजबूत हो, इसकी व्यवस्था करनी होगी, इस पर विचार करनी होगी, बार बार संगोष्ठी करनी होगी कि भारत का युवा नैतिकवान कैसे बने। और भारत का युवा नैतिकवान बनेगा तो एकाएक विश्व का वह अगला गुरु हो जाएगा। इस निश्चित शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चूंकि